सो यार वन शॉट वीडियो इसमें आपको पढ़ना किस तरीके से है। इसमें आपको इस तरीके से पढ़ना है, जितनी भी आपको वीडियो दी गई है इसको पूरी आपको देखनी है और साथ साथ में आपको थोड़ा देखते चले जाना है। आपको नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, यानी कि जो आपको एग्जाम में लिख के आना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। उस नोट्स को आपको अपनी बढ़िया से कॉपी में उतारना है, फोटो स्टेट मत कराना है, उसको प्रिंट आउट मत निकलवाना, उसको अपनी कॉपी में खुद अपने हाथों से लिख के उतारना। जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको साथ के साथ लिखते चले जाना, जैसे जैसे आपको सारी चीज समझ में आती रहे। बस यार इन वीडियो को एंजॉय करो। थैंक्स। इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट, एक बारी में सारी थ्योरी खत्म। नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी सब बता दिया होगा। देखो भाई ध्यान से सुनना, जो जो बता रहा हूं वो सुनते चले जाओ। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बता रहा हूं सुनते चले जाओ। लिखने का मन है तो लिख लो, नहीं तो सुनो जरूर पूरा का पूरा लेक्चर। एक ही बार में पूरा इलेक्ट्रिसिटी निपटाएंगे। कुछ नहीं आता तब भी आ जाएगा, और पढ़ के आए हो तो और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। समझो, एक चीज समझते हैं भाई, चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसी, जैसे हमारे किसी भी मैटर की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है हमारी? एटम। कोई भी मैटर क्या है? एटम का बना है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी चार्ज, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। चार्ज हमारे दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। ध्यान समझना, हमको पता है एटम क्या होता है। एटम के अंदर दो चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उसका तो कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन बंद होता है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, मतलब उससे न्यूक्लियस के जो अंदर है उसको क्या ही कर लेंगे। जो कमरे में बंदा उसको घर से बाहर निकाल के क्या ही कर लेंगे, वो पहली ट्रिक है। इस तरीके से समझो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, उसी का यूज होने वाला है। यानी कि अगर मैं कभी भी बात करूं चार्ज की पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो तुम्हें बताना चाहिए वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है भाई। बहुत बढ़िया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, अब थोड़े चार्ज में, ये तो हुई थ्योरेटिकल बात। चार्ज में जाते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्ज होता है हमारा Q इज इक्वल टू एन ई। ये क्या लिख दिया भाई? ध्यान से समझो, ये पहले लिख दिया मैं ताकि तुमको याद रहे। चार्ज को डिनोट करने का तरीका, लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, जिसकी यूनिट होती है मीटर। ऐसी सब चीजों को जो उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सबको नाम देते हैं, उन सबको सिंबल देते हैं। बार 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 चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सब नहीं लिख सकता मैं, नहीं लिख सकता। सबको सिंबल दे दिए। चार्ज को सिंबल दे दिया भाई क्यू। ठीक है, उस क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई। एन ई का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने चार्ज चलाओगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स चलाओगे। ई क्या है हमारा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो भाई इस चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये सी क्या है? ये सी है भाई चार्ज की यूनिट। जो क्यू होता है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर थी, ठीक है, ऐसी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ क्यू यानी कि चार्ज की, तो क्या आती है? कूलम। COULOMB। इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कभी मैं चार्ज की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, कुछ भी कूलम के अंदर बातचीत चलेगी। चार्ज का कंसेप्ट हो गया भाई क्लियर अपने को। ठीक है भाई, चार्ज समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने भाई इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैंने जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट भी सेम है। इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? डेफिनेशंस वगैरह सारी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नोट्स का, उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस। कौन से चार्ज फ्लो करेंगे? हमारे नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे। कौन से? इलेक्ट्रॉन। सिंपल कहेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल हमारी सेम है। ठीक है भाई, एक चीज समझते हैं। मान लो जी मेरा सर्किट है, सिंपल सा सर्किट बना रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सर्किट बनाया है। ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये मैंने बैटरी बनाई है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। बात समझना ध्यान से, नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और जाते कहां है? हमारे पॉजिटिव टर्मिनल तक। नेगेटिव से पॉजिटिव कौन जा रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन्स। आओ दूसरी तरफ बात करें। अब तुम्हारे हिसाब से करंट कैसे बनना चाहिए? जैसे चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे तो करंट भी नेगेटिव टू पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा पहले माना जाता था कन्वेंशनली, ये सोचा जाता था कि भाई जिस डायरेक्शन में हमारा जब चार्ज जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे जो करंट है वो भी बनेगा। लेकिन उल्टा बात होती है।
ठीक है। करंट बनता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमारी करंट की। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये बातचीत चल रही है, नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, नोट कर लो। बाकी तो नोट्स तुम उतारोगे ही, पढ़ोगे ही। नोट्स फोन में रखे हुए नहीं छोड़ने, ठीक है, लैपटॉप में रखे नहीं छोड़ने, पीडीएफ में जो नीचे पीडीएफ लगी हुई है, ठीक है। तुम्हें उनको पढ़ना है। पढ़ना कैसे, जब खुद लिखोगे ना तब अकल आती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है भाई हमारा? डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बात क्लियर हो गई भैया अपने को, ठीक है। हमने चार्ज में जैसे फॉर्मूला देखा था वैसे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल देख ले। सी इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है हमारा? आई होता है इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। अगर मैं डिफाइन करूं इलेक्ट्रिक करंट को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट वर्ड का मतलब क्या है? रेट का मतलब है जब नीचे टाइम आ जाता है, लिख देता हूं मैं भी, लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी देर में कितना चार्ज जाता है उसको बोलते हैं हम करंट, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट वैसे होती है एम्पेयर। एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? एम्पेयर। उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। अगर मैं कभी बोलूं करंट 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 7.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एम्पेयर, इस तरीके से बोले जाएंगे हमारे सारे के सारे करंट। चलिए भाई अब और यूनिट निकाल के देखते हैं इसकी। करंट क्या हमारे? चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल, यानी कि ये तो है 1 एम्पेयर, मान लो सब कुछ एक ले लेते हैं, 1 ठीक है। तो हमारा ये 1 कूलम होगा अपॉन में एक टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। 1 सेकंड होगा, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है? 1 कूलम पर सेकंड। अगर हमको बोला जाएगा कि भाई डिफाइन 1 एम्पेयर, तो किस तरीके से करेंगे? द टाइम टेकन बाय द यूनिट चार्ज, दूसरे तरीके से देखते हैं, यानी कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है 1 कूलम पर सेकंड में, तो किस तरीके से करेंगे? हम इसी फॉर्म में कर देंगे। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑफ यूनिट, या फिर यूनिट चार्ज विच फ्लोज इन अ सिंगल सेकेंड। दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। द यूनिट चार्ज विच फ्लोज इन अ सिंगल सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पेयर करंट। बात क्लियर है? सब कुछ मिल जाएगा, बस सुनते चले जाओ। आखिरी बार बोला है भाई, बस ध्यान दो, ठीक है भाई। ये हमारा थी इलेक्ट्रिक करंट की बात। अब तक हमने 2 फॉर्मूले सीखे हैं, Q इज इक्वल टू एम, ठीक है भाई, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दोनों के दोनों याद होने चाहिए, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हर चीज के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? फॉर्मूले तो बाद में बने होंगे ना, पहले किसी ने मेजर करा होगा तभी तो। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर। नाम से पता लगा भाई, एम्पेयर की तरह दिख रहा है एमीटर, ठीक है। एम्पेयर की दिख रहा है एमीटर। एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट को मेजर कर लेता है किसी भी सर्किट में मैं लगा देता हूं तो। सर्किट क्या है हमारा? सर्किट एक रेगुलर एक लूप है जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मूव कर सकती है, ठीक है। आसानी से इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास थ्रू कर सकती है, ठीक है। यानी कि कंडक्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, इसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो एमीटर ये हमेशा लगाया जाता है भाई सीरीज सर्किट में, हमेशा लगाया जाता है सीरीज सर्किट में। अब ये क्या बताया भाई? सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, चिंता नहीं करें, धीरे धीरे क्लियर होगा। बस याद रखना एमीटर लगाया जाता है हमेशा सीरीज सर्किट में। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। आगे जो बात है हमारी वो है कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट एम्पेयर में कहीं पे नहीं मिलेगा तुम्हें। कहीं पे सीधा 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर यूं नहीं लिखा होगा, बहुत कम जगह लिखा होगा। यूं लिखा होगा मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर। इन बातों का मतलब क्या है? मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 एम्पेयर। यानी कि 1 एम्पेयर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, हमेशा बहुत कम करंट मिलता है हमें। अब इनका नहीं मतलब पता, 10 की पावर -3 -6 -9, तो भाई क्या कर रहे हो आप तुम? ढूंढो इनका मतलब, नहीं बता रहा, ढूंढो, ठीक है भाई। करंट कुछ इस तरीके से था, इलेक्ट्रिक करंट में और कुछ नहीं बचा। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान से समझना बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी को लग रहा है भाग रहा है तो भाई स्पीड स्लो कर ले, बस, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, मान लो जी एक जगह पे ज्यादा पानी है और एक जगह पे कम पानी,
कैसे समझे, ध्यान से समझो। ये मेरे पास एक बड़ा सा जग है या फिर बड़ा सा मेरे पास एक टब है जिसके अंदर पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, और मैं इसके साथ में ग्लास रख देता हूं। सिंपल सा मैंने ग्लास रख दिया इसके सामने, इस बड़े से जग के सामने, इसमें से हल्का सा छेद करता हूं और साथ में इसके ग्लास लगा देता हूं। फील कर पा रहे हो? जैसे मैंने ग्लास लगाया तो पानी क्या होगा मेरा, इस जग से इस ग्लास में आने लगेगा। जब मैं पानी इस जग से इस ग्लास में क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, या फिर बोले पानी की कंसंट्रेशन, पानी का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे पानी का अमाउंट कम है। वही चीज है भाई, जैसे अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना है तो कहीं पे चार्ज ज्यादा और कहीं पे चार्ज कम होगा, तभी तो फ्लो करेगा। दोनों तरफ बराबर बराबर होगा तो कैसे कर पाएगा? बात क्लियर हो रही है भाई बढ़िया तरीके से? ठीक है, मैं मानता हूं कि क्लियर हो रही है। यही नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। मान लेते हैं जी ए पॉइंट है और इधर हमारा बी पॉइंट। ए से बी पे क्या होता है हमारा, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और यहां पे हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है मान लो, और बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा, ईपी से लिख देता हूं मैं, ये है कम। तो हमारा चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा वो छोड़ो, इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, ए से लेकर बी तक। ठीक है भाई, इस तरीके से हम कुछ कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से एक डिफरेंस है जो कि हमारी मदद करता है करंट के फ्लो में। बस हम ना इसका मेजर करते ना इसका मेजर कर सकते हैं। हम ना ए के ऊपर लगा सकते हैं कि भाई ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना ज्यादा है कम है, ना बी से के ऊपर लगा सकते हैं कि भाई इसका कितना ज्यादा कितना कम है। हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं कि भाई दोनों के बीच में फर्क कितना आ रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर हिंदी में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस एक टाइप की क्वांटिटी है जो कि हमको बताती है कि जो हमारा करंट है उसका फ्लो कहां से कहां तक होगा। बात क्लियर है? ठीक है भाई, ये थी पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है जी V, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट होती है हमारी, एसआई यूनिट होती है वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट का भी सिंबल V है, इसका भी सिंबल V है, इसकी एसआई यूनिट का भी सिंबल V है। अब एनसीईआरटी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस को समझाया है उन्होंने किस तरीके से समझाया कि ए से लेकर बी तक जितना वर्क लगा, जितनी एनर्जी लगी, ठीक है, ए से लेकर बी तक एक इलेक्ट्रॉन को लाने में, फिर किसी भी चार्ज को लाने में जितनी भी एनर्जी लगी मेरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क। तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। डब्ल्यू का मतलब है वर्क और क्यू का मतलब है चार्ज। एक चार्ज को लाने में कितना वर्क लगा एक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है ना? इधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल कम, तो इधर से इधर चार्ज फ्लो करेंगे। मैंने उल्टी बना दी है, चार्ज इधर से इधर फ्लो करे तो करंट किधर बनेगा मेरा, चार्ज की उल्टी डायरेक्शन में। भूलना नहीं है भाई, अगर चार्ज की डायरेक्शन दी गई है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी रहती है, अभी सिखाया तुम्हें थोड़ी देर पहले। ठीक है भाई, ए से लेकर बी तक बात समझ में आ गई हमको कि वर्क कितना लगता है चार्ज को लाने में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला मत भूलना, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू, ध्यान से समझ लो। अगर हम बोलूं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 जूल, जूल होती है हमारी यूनिट वर्क डन की, और 1 कूलम हमारा चार्ज होगा, यानी कि 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट को अगर मुझे डिफाइन करना है, जैसे पिछली बार हमने 1 एम्पेयर को डिफाइन करा था, किस तरीके से करेंगे बताएंगे, ठीक। When 1 joule of work is carried out to take a unit charge, unit का मतलब है 1 कूलम के चार्ज को, from a point to the another is known as is defined as 1 volt potential difference। बस सिंपल सी बात है, कोई नहीं काट सकता इस डेफिनेशन को। ठीक है भाई, ये था अपना पोटेंशियल डिफरेंस की बातचीत। इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर और कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे इनको बता था कि करंट को मेजर करने के लिए लगता है एमीटर सीरीज में, ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अब पोटेंशियल डिफरेंस, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आगे डिस्कस नहीं करने वाले, हम खाली पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे ही मेजर करने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। एमीटर लगता था सीरीज में, वोल्ट मीटर लगेगा हमारा पैरेलल में। सीरीज पैरेलल क्या है, आ रहा है बस ओम्स लॉ कराना दो, बात समझ में आई? ठीक है भाई, अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो इलेक्ट्रिक सर्किट। कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको, लिखाऊंगा नहीं उसके अंदर कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि एक प्रॉपर एक क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर हमारा करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, प्रॉपर क्लोज्ड, ठीक है।
इसके अंदर बैटरी हो, स्विच हो, स्विच भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब बंद स्विच, ऑन स्विच, ठीक है। क्लोज का मतलब ऑन, भूलना नहीं। और खुला स्विच होगा, ओपन स्विच होगा, यानी कि ऑफ स्विच होगा, ठीक है, तो उसमें वो क्लोज पाथ निकल आएगा। उसके अंदर सारी चीजें जुड़ी होनी चाहिए, करंट आसानी से फ्लो कर पाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और हम हर जगह सब चीजों के सिंबल यूज करेंगे। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ये सिंबल होता है हमारी बैटरी का, ठीक है, ये बैटरी का सेल का, ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल। अगर मुझे बैटरी बनानी तो कई सारे सेल बना दो बस, ठीक है, ये बन गई मेरी बैटरी, इसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल हमेशा छोटी लाइन होती है, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा बड़ी लाइन होती है। अगर मुझे बल्ब बनाना है तो इस तरीके से बनाता हूँ मैं बल्ब। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, ऑन है मेरा सर्किट, ओपन क्लोज सर्किट है मेरा, तो इस तरीके से बना देंगे बल्ब को। एक होता है रेजिस्टर, रेजिस्टर को बनाते हैं इस तरीके से, रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं कई लोग इसको। एक होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब होता है चेंजिंग रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ एमीटर का सिंबल क्या होता है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, किसी तरफ भी बना दो वो पता लग जाएगा तुमको। वोल्टमीटर क्या होता है, बीच में वी लिखा होता है। एक गैल्वेनोमीटर भी है जिसको बीच में जी लिखा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप लगा देना। बात समझ में आ रही भाई, बड़े हल्के हल्के थे सारे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हमने अगले टॉपिक, ये तो था बिल्कुल बेसिक्स, ताकि आपको आगे की कहानियां समझ में आए। अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ की मैं आपके सामने सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ना चाहूंगा, ठीक है भाई। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। बात का मतलब क्या है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू या फिर किसी भी रेजिस्टर के थ्रू, बात समझेंगे। रेजिस्टर, कंडक्टर, रेजिस्टेंस, क्या कर रहा हूं मैं? अगर मैं कहीं भी जाता हूं, ठीक है, अगर बिल्कुल स्मूथ रोड है तो मेरी गाड़ी फटक देने से दौड़ेगी। अगर उबड़ खाबड़ रोड है, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड उसकी धीरे होगी, मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। वही इलेक्ट्रॉन्स में होता है। वही इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब फ्लो करते हैं, ठीक है, तो अगर वो कंडक्टर स्मूथ हुआ, यानी कि उसके अंदर एटम्स की उबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं हुई, तो आसानी से चल पाएगा, एनर्जी लॉस कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो स्मूथ ना हुआ, उबड़ खाबड़ हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस, रुकावटें जिंदगी में नहीं रखनी बिल्कुल भी, ठीक है भाई। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो जाने में दिक्कत होगी, बात समझ में आ रही है। और कोई भी कंडक्टर क्या काम करता है? अगर मैं बोलूं घर का फ्रिज, घर का टीवी, घर का एलईडी, घर का फैन, ये सब क्या काम करते हैं? ये करंट को रोकते हैं, उसकी एनर्जी का यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी एनर्जी का यूज करते हैं, उससे हमारे सारे अप्लायंस चलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उससे सारे के सारे हमारे अप्लायंस चलते हैं, और जिससे फिर वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर वो आगे हमारे बढ़ जाते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से आपको मेरी बात? ध्यान से समझो भाई, दोबारा बता रहा हूं। रेजिस्टेंस, रुकावटें, जो एटम की उबड़ खाबड़ की रुकावटें आती हैं वो होती है हमारी रेजिस्टेंस। और किसी भी रेजिस्टर के अंदर, रेजिस्टर का मतलब है कोई भी कंडक्टर, वो एक सिंपल वायर भी हो सकती है, वो भी तो एनर्जी यूज कर रही है, उसके अंदर भी तो रुकावटें आ रही है, के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट पासिंग के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस घटाऊंगा तो करंट भी घटेगा। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। बीच का प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर। आर क्या है हमारा? रेजिस्टेंस। आर को अब यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगा भाई? इसकी स्टेटमेंट के अंदर एक चीज लिखी है ओम्स लॉ की, नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये लिखी है, एक लाइन है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस वर्ड का मतलब क्या है? कि टेम्परेचर को बदलना नहीं है। जितना टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, उसको उस पे ही हमको सारे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। करंट बढ़ाना है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, सब कुछ हमको हमेशा कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते घटाते हैं ना, आप आगे जाके पढ़ेंगे 12th क्लास में, कि टेम्परेचर को बढ़ाते घटाने से कि हमारा ओम्स लॉ ही फेल हो जाएगा। ओम्स लॉ की ड्रॉबैक्स पढ़ने की, ओम्स लॉ में गलतियां क्या क्या है 12th में, अभी बस करेक्ट मानेंगे। और कहीं पे भी पूरे के पूरे चैप्टर में टी लिखा हुआ है ना, तो हमेशा याद रखना वो टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में टेम्परेचर का यूज नहीं है कहीं पे भी। टी कहीं पे लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ही होगा, बस भूलना नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। V इक्वल्स टू आई आर हमको किसने फॉर्मूला दिया? फिर ओम्स लॉ ने, जिसके अंदर R यहाँ पे तो कांस्टेंट है, लेकिन वैसे R होता है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। रेजिस्टर का मतलब कोई भी कंडक्टर जो कि हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है।
बात क्लियर है अभी हमको ओम्स लॉ ढंग से समझ आ गया। अब एक चीज देख लेते हैं वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ का मतलब क्या है? वीआई ग्राफ का मतलब है वी प्लॉट करना है जी वाई एक्सिस पे, बड़ा सिंपल है। आई प्लॉट करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। आई प्लॉट करना है जी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया जैसे जैसे करंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अगर इसमें ग्राफ बनाने लोगों तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है भाई। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है। बात क्लियर हो गई भाई। ये था हमारा वीआई ग्राफ तक। अब हमने कुछ भारी भरकम सी चीज पढ़ी है, जो कि हमने क्या पढ़ी है? ओम्स लॉ पढ़ी है। अब आगे आते हैं रेजिस्टिविटी नाम की एक चीज पे। फॉर्मूला देख रहे हो भाई सब कितने आ गए? तुम बोलोगे मैं बोलूं? Q इज इक्वल टू एन ई, सबसे पहला चार्ज का फॉर्मूला। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट का फॉर्मूला। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पड़ा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि वर्क डन अपॉन में चार्ज। और अभी हमारे पास एक और फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, वीर। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। ये तो बिल्कुल जान है फॉर्मूला हमारी। अगली जाती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? इसकी कभी डेफिनेशन नहीं आने वाली, बस ध्यान से सुनेंगे। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस खत्म। और कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है एनसीईआरटी में, ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब मैं कंडक्टर के बेस पे एक फॉर्मूला निकालता हूं। कंडक्टर का मतलब एक वायर ले लेता हूं यार, वायर ले लेता हूं। ये इसका एरिया, ये इसकी लेंथ है। इसका एरिया और इसकी लेंथ है। अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे मैं, मान लो अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं लेंथ को लंबा कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन जो उधर टकरा के नहीं आया को जरूरी है, या फिर तुम्हें लगता है ना कि वो आगे जाके टकरा जाएगा? अगर वायर इतनी लंबी है, ठीक है, अगर उधर नहीं टकरा के आया तो थोड़ी आगे तक किसी ना किसी से टकरा ही जाएगा। यानी कि लेंथ को मैं जितना लंबा कर रहा हूं उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी लेंथ के ऑफ अ कंडक्टर। अगर मैं मान लो मेरी वायर इतनी पतली सी है, बिल्कुल बिल्कुल पतली सी वायर है मेरी, अगर इस पतली सी वायर को मैं, पतली सी वायर में अगर मैं इलेक्ट्रॉन पास करूं तो उसे जाने में दिक्कत होगी, जाने में दिक्कत होगी। यानी कि जितना मैं एरिया को कम कर रहा हूं, साइडों का एरिया, जितना मैं एरिया को कम करा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आई है। उल्टा समझते हैं। अगर मैंने वायर ले ली बहुत बड़ी, इतनी मोटी सी वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास करो, आराम से खुला खुला भग जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी कि एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम लगा। यानी कि इनवर्सली उल्टा चल रही है यहाँ पे। इन दोनों को इकट्ठा लिख दूं, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू एल बाय, अपने को चाहिए कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या है अपना भाई? कांस्टेंट। इसका सिंबल होता है रो, इस तरीके से बनाते हैं, पी होता है उल्टा सा कटा सा, ऐसे बोलता हूं कोई भी। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जिसके अंदर रो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एल क्या लेंथ होता है कंडक्टर, ए क्या हमारा एरिया होता है कंडक्टर। फॉर्मूले पढ़ रहे हैं? कोई नहीं, पढ़ने पड़ेंगे। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसा यूनिट की बात कर ले मैं क्या करके सबकी। ओम्स लॉ में कुछ छूट गया क्या? बताओ। रेजिस्टेंस का नाम तो पढ़ लिया, उसके बारे में कुछ बता तो दो। देखो भाई, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है रो और आर, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, ठीक है, जो कि इस तरीके से बनाया जाता है सिंबल। जैसे एम्पेयर में ए बनाते हैं, कूलम में सी बनाते हैं, पोटेंशियल हमारे वोल्ट के अंदर वी बनाते हैं, ऐसी ओम्स के अंदर या फिर ओम के अंदर हम क्या बनाते हैं? इस टाइप का बनाते हैं सिंबल। क्लियर कट है? बढ़िया से, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारी क्या चीज आती है? हमने रो का फॉर्मूला पढ़ दिया, रो एल बाय ऐसा यूनिट पढ़ ली। अब हम बात करते हैं थोड़ी रेजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। हमने अभी एक फॉर्मूला बताया, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। सबकी यूनिट लिख देते हैं। ये इसकी होती है ओम, लेंथ की होती है मीटर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? रो, इस मीटर से 1 मीटर गया, इस ओम इधर डिवाइड में 1 मीटर बचा, इधर आके मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू रो। यानी कि रो की एसआई यूनिट, यानी कि रेजिस्टिविटी की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है क्या? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हुआ मेरी? एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, ओम मीटर। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं हमारा सीरीज और पैरेलल। अभी जो टॉपिक्स आपसे बात हो रहे थे, मैंने बोला था एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में लगता है, वही चीज देख रहे हैं। सेकंड में वीडियो देख लो, बढ़िया। हाँ देखिए, हम देखेंगे अब
सीरीज और पैरेलल। सबसे बात करते हैं सीरीज कनेक्शंस की, सीरीज कनेक्शंस, और दूसरी तरफ बात करते हैं पैरेलल कनेक्शंस की। सीरीज कनेक्शंस क्या है? सीरीज कनेक्शंस का मतलब है सारे रजिस्टर सीधे सीधे लगा दो। रजिस्टर का सिंबल था, मान लो कोई भी अप्लायंस लगा रखा है, सबको सीधे सीधे लगा दो, मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है भाई, सीधे सीधे लगा दिया बिल्कुल मैंने। पैरेलल का मतलब पैरेलल पैरेलल लगाओ इस तरीके से। डायग्राम बड़ा रफ है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें भी ऐसी बैटरी बना देता हूँ, नहीं हाँ यही बनाई थी पहले। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ठीक है। ध्यान समझना भाई। इसको मान लेता हूँ रेजिस्टर 1, इसको मान लेता हूँ रेजिस्टर 2, इसको मान लेता हूँ रेजिस्टर 3। सेम इसके अंदर है रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3। एक चीज अभी तक नहीं बोलनी है, V इक्वल्स टू IR होता है भाई, ठीक है। और I का होगा फिर हमारा V/R। दो फॉर्मूले, कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जो हमारा I, जो हमारा क्या कहते हैं I था हमारा, उसके साथ में R मल्टीप्लाई में था, इधर ले गया, फिर डिवाइड में हो गया हमारा। R मल्टीप्लाई में था ना, V के इधर ले गया, मल्टीप्लाई वाला इधर जाके डिवाइड होगा, I इक्वल्स टू V/R। दो फॉर्मूले हमारे, दोनों का यूज होगा। सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट ना डिवाइड नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि करंट यहां से निकला, I करंट निकला, तो I जाएगा इसके अंदर, I जाएगा इसके अंदर, I जाएगा इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंस कहां आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से V निकला होगा, इसके अंदर जाएगा V1, इसके अंदर जाएगा V2, इसके अंदर जाएगा V3। समझ में आ रही है बात? इसके अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, इसके अंदर भी V होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, लेकिन करंट जाएगा अलग अलग। I1 इसके अंदर जाएगा, मान लो I निकला तो I1 इसके अंदर जा रहा होगा, I2 इसके अंदर जा रहा होगा, I3 इसके अंदर जा रहा होगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं कोई चीज प्लस करके, तो वो V लिख सकता हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज लिखना चाहूं तो I लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। V हमारा होता क्या है? V होता है हमारा IR, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हो गया IR। V1 पे क्या देखें, V1 पे क्या है? I तो सेम ही है, I R1 V1, V I तो सेम ही है R1, V इक्वल्स टू IR तो लगा रहा हूँ, प्लस I तो सेम ही है R2, प्लस I तो फिर से सेम है R3। I ले लिया मैंने भाई दोनों तरफ से कॉमन, ये R इक्विवेलेंट है, ये टोटल रेजिस्टेंस। I ले लिया मैंने कॉमन, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा? R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्विवेलेंट। यानी कि अगर कभी भी मेरे रजिस्टर सीरीज में लगे होंगे तो सीधा उनको ऐड कर दूंगा मैं। ये डेरिवेशन आती है कैसे? यहाँ पे ओम्स लॉ भी लिखना है, बाय ओम्स लॉ। मैंने इस फॉर्मूले का यूज करा है, V इक्वल्स टू IR में। इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर करंट है, करंट का क्या है? V/R, ठीक है भाई। ये तो पूरा ये V/R, इसमें भी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 की बात करते हैं। I1 पे क्या है? V/R, V तो सेम है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन ले लो, दोनों तरफ से कट जाएगा, एंड एट द एंड जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आई थी? नहीं समझ में आई दोबारा से रिवाइंड कर लो, समझ लो उसको ध्यान से। ये था भाई पैरेलल और सीरीज। अब इनके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे घर के अंदर अब दो तरीके से हम कनेक्शन लगा सकते हैं। हमारे घर के अंदर जो चीजें जुड़ी है, पैरेलल में भी जोड़ी जा सकती है और सीरीज में भी जोड़ी जा सकती है। अब उनको कैसे जोड़ा जाता है और कैसे नहीं। सीरीज कनेक्शन वो है जो तुम लगाते हो, जो तुम कभी तुमने छोटे होकर तो सर्किट वगैरह बनाए होंगे, पहले बल्ब, फिर की कह लो या स्विच कह लो, फिर बैटरी, खत्म। एक्चुअली में क्या होता है, अगर मान लो मैंने बीच में से कोई तार तोड़ दी तो तुम्हारी सारी चीजें काम करना बंद कर देंगी। सही बात है, तुम्हें समझ में आती है, ठीक है भाई। लेकिन अगर घर के अंदर कोई बल्ब वगैरह खराब होता है, पंखा वगैरह खराब होता है, क्या बाकी की सारी चीजें काम करना बंद कर देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे पैरेलल कनेक्शन है। खुद समझो, पैरेलल कनेक्शन के अंदर ये मैंने पैरेलल बनाया था, कुछ इस तरीके का था भाई पैरेलल, और कुछ इस तरीके का था भाई सीरीज। अगर मैंने बीच में से कुछ तोड़ दिया, मान लो मैंने यहां से तोड़ दिया, तो ये काम करना बंद कर देगा, बाकी सारे वर्किंग पोजीशन में होंगे। अगर मान लो मैंने यहां से कहीं पे तोड़ दिया तो ये तो काम करना बंद करेगा, ये सभी काम करना बंद कर जाएंगे। इसलिए सीरीज को अवॉइड करते हैं, हम पैरेलल को लगाते हैं। हमारे घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शन रखा है। ये क्या है हमारा पैरेलल का फायदा? एक फायदा नंबर एक, इसका एक फायदा नंबर, इसका एक नुकसान, ठीक है। इसका नुकसान नंबर एक, इसका फायदा नंबर एक, और भी है भाई इसके सीरीज के नुकसान। सीरीज के अंदर क्या होता है भाई, करंट जाता है बिल्कुल सेम, इसके अंदर आई, इसके अंदर आई, इसके अंदर आई, करंट डिवाइड नहीं होता। इतना सारा करंट सारे अप्लायंस में था, तुम्हें बल्ब के अंदर इतना सारा करंट चाहिए, बल्ब फट जाएगा यार।
फ्रिज के अंदर तो समझ सकते हैं, जितना चाहिए उतना करंट नहीं जाता, बहुत सारा सारा करंट चला जाता है, इक्वल इक्वल जाता है ना करंट, ठीक है। इसका ये नुकसान। जबकि हमारा जो पैरेलल होता है इसके अंदर करंट, इसके अंदर I बन जाता है, इसके अंदर I2, इसके अंदर I3, यानी करंट डिवाइड हो जाता है, इतना ज्यादा करंट नहीं जाता, बहुत ज्यादा करंट नहीं जाता, यानी कि अप्लायंस हमारे बचे रहते हैं फिर भी। बात क्लियर हो रही है? दो फायदे दो नुकसान बताया तुमको। तो इसको हाउस वगैरह में, बिल्डिंग्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। इसका जो दूसरा फायदा था वो ये है कि इसके अंदर करंट डिवाइड हो जाता है, जबकि इसके अंदर करंट डिवाइड नहीं होता, जिसके कारण हमारे अप्लायंस खराब हो सकते हैं। बात क्लियर होगी भाई सीरीज और पैरेलल की। अगला भाई हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग लगा लेंगे भाई, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। मेरी बैटरी डाउन नहीं होगी, तुम्हारी हो जाएगी। अगर लग रहा है ज्यादा हो गया तो पॉज करो 1 मिनट के लिए, सांस भरो, दोबारा चालू कर दो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट से गर्माहट मिलना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट से गर्माहट मिलना इस तरीके से होता है। जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी चीज से टकराएगा, जब पत्थर से पत्थर टकराता है चिंगारी निकलती है, उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ टकराएगा तो हल्की सी गर्माहट निकलेगी, ठीक है। यानी कि हीटनेस वही होती है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता चला जाता है उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। जब पतली तारें होती हैं जल्दी गर्म हो जाती हैं, जल भी जाती है, गल भी जाती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा पास कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा उसे टकरा जाता है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। थ्योरी जितनी भी पढ़ना है तुमको, जो मैं बता रहा हूँ बस कहानियां मेरी सुनते चलो, और सारे के सारे तुम्हें नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, विश्वास रखो। हाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखो नीचे, हाँ ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तो ये, लेकिन इसके अंदर एक साइंटिस्ट थे जूल्स, उन्होंने एक लॉ दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसका है फॉर्मूला, ये इतना यूज नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बस याद रखना इसको। ये बोलते हैं कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, टाइम के, कि कितनी देर तक मेरा करंट चला है। टी का मतलब हमेशा टाइम रहेगा पूरे के पूरे चैप्टर में। इन सबको इकट्ठा लिखता हूं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं भाई, क्या बनेगा हमारा, इसमें कांस्टेंट नहीं लगता, इसमें कांस्टेंट बोलते हैं 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो, सीधे H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यह जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला भाई, ठीक है, सबको समझ आता है। अब इसको मैं और खोल के लिखूं तो आई आर मुझे पता है V होता है, तो V एक आई तभी बच गया, VI T भी लिख सकते हैं, उसको H इज इक्वल्स टू VI T। ये क्या हमारी हीट एनर्जी है, सही लिखा है नहीं लिखा, VI T, हाँ ठीक लिखा भाई। हीट हमारी क्या भाई, एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, यानी कि अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूं तो आंसर किसमें आएगा, जूल के अंदर आंसर आएगा। एनर्जी और वर्क डन दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, दोनों की यूनिट भी सेम होती है, क्या होती है भाई, जूल। पावर अलग चीज है, पावर अभी दोबारा पढ़ाऊंगा। एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम चीज है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहां पे होता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट यानी कि गर्माहट जो करंट देता है, हम लोगों ने सब चीजों का यूज देख रखा है, तुम्हें पता है भाई, तुम्हारे घर में रॉड होगी या फिर गीजर होगा जिससे तुम पानी गर्म करते हो, ठीक है, उसके अंदर वो गर्म होती है ना, हीटिंग इफेक्ट ही तो आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, तुम स्विच में लगाते हो उसके कारण वो गर्म हो जाती है, हीटिंग ही तो हो रही है। वहां पे हम यूज कर रहे हैं प्रेस, जो आयरन होती है तुम्हारी, जो कपड़े तो तुम प्रेस करते हो, उसमें भी तो हीटिंग ही होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हो। हीटर जो तुम्हारे घर में लगा है उसमें तुम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हो। हर जगह बल्ब के अंदर वो अंदर का फिलामेंट गर्म ही होता है, जिसके कारण वो तुम्हें एकदम से काफी ज्यादा शाइनीनेस देता है, ग्लो करता है बल्ब, वो भी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज में पहले यूज हुआ करते थे, अब तो एमसीबी आ गई, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज हुआ करते थे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता था, एक टाइप का एक इस तरह कुछ होता था, जिसके अंदर एक तार बनी हुई होती थी, ठीक है। ये तार हमारी अलॉय की होती थी। होता क्या था, जब ये कंफर्म्ड होता था कि भाई इसके अंदर से अगर 4 एम्पेयर से ऊपर करंट, एग्जांपल दे रहा हूं, 4 एम्पेयर से ऊपर करंट गया तो ये तार क्या करेगी, टूट जाएगी। फायदा क्या होगा, ये ज्यादातर सीरीज में यूज किया जाता था। पहले के टाइम पे इतना सीरीज पैनल का ज्ञान नहीं था, तो ज्यादातर लोगों के घर पे सीरीज ही लगा होता था कि एक हल्की सी भी चीज खराब हुई पूरा घर की लाइट चली जाती थी। पहले लाइटिंग कितनी हुआ करती थी, एक बल्ब हुआ करता था, 2 बल्ब हुआ करते थे, तो फिर भी पूरे घर में एलईडी लाइट्स वगैरह लोग लगवा के रखते हैं, कलरफुल, बढ़िया, ठीक। सीरीज के अंदर ये यूज किए जाते थे।
ये क्या करता है पहले ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए पूरा घर है, इस पूरे घर के अंदर बहुत सारे सर्किट है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। यहाँ पे हमने छोटा सा फ्यूज लगा दिया, हमारे हल्के से पैसे ज्यादा लगे, लेकिन फ्यूज ने क्या करा, मान लो जी हमको अप्लायंस को चलाने के लिए चाहिए 3 एम्पेयर करंट, 3 एम्पेयर करंट चाहिए। अगर उस जो बल्ब है मेरा जो कि 3 एम्पेयर करंट से जलने वाला है, अगर उसके अंदर मैं 5 एम्पेयर का करंट डाल दूं तो वो सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा 5 एम्पेयर का करंट, ठीक है, वो खराब हो सकता है मेरा बल्ब। या फिर फ्रिज भी है, अगर उसमें 5 एम्पेयर से ऊपर करंट डाल दो तो वो खराब हो सकता है, यानी कि पीछे से अगर ज्यादा करंट की सप्लाई आ गई तो मेरे अप्लायंस खराब हो सकते हैं। उस चीज को बचा लेगा मेरा इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो खुद खराब हो जाएगा, जो कि काफी सस्ता होता है, वो बदला जा सकता है। लेकिन जैसे फ्रिज है, टीवी है, एलईडी है, एलसीडी है, इन सबको हम आसानी से नहीं बदल सकते, बहुत ज्यादा महंगे महंगे आते हैं, ठीक है भाई। तो इसी कारण से हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता था। अलॉय का बना होता भाई हमारा। पहली चीज यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग कैसे, गर्म हुआ टूट गया, मेल्ट हो जाता है, टूटने का होता है मेल्ट हो जाता है एकदम से। अगली चीज है भाई हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर लेते हैं। अब तो एलईडी बल्ब यूज होने लग गए। एलईडी की कोई फुल फॉर्म बताएगा? मैं बता देता हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या है, 12वीं क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर, उसमें तुम पढ़ोगे। देखो भाई ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब को। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब एक टाइप का मटेरियल है, हमें पता है भाई, हमने पहले देख रहे थे, जो येलो कलर के जिनको तुम 100 वाट के बल्ब बोलते हो, इस तरीके कुछ बने होते हैं, ठीक है, बीच में एक फिलामेंट नाम की चीज निकली होती है, ठीक है, बस यही काम होता है हमारा। मतलब देखना नहीं, यही काम है हमारा, बस इतना ही डायग्राम में हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट हमारा चीज किसी का बना होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों, आयरन क्यों नहीं लगा दिया, एल्यूमिनियम क्यों लगा दिया, कॉपर क्यों लगा दिया, वो सब तो आसान है, टंगस्टन क्यों लगा रहे अलग से नाम का, कि भाई टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3880 डिग्री सेल्सियस, 3880 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म, इतना गर्म होता है टंगस्टन का, यानी कि बहुत देर तक अगर हम बल्ब जलाते तो क्या टूट जाता, होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, रेजिस्टेंस इतना प्रोवाइड कर देता है टंगस्टन, ये गर्म हो जाता है पूरा फिलामेंट, लेकिन ये मेल्ट नहीं करता, टूटता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा टंगस्टन का, तभी हम टंगस्टन का यूज करते हैं। ये गर्म होता है, आसपास में हमने यहाँ पे गैसेस भरी हुई है, जो कि होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन होती है ज्यादातर हमारी, हीलियम भी लगी होती है कई जगह, ठीक है, नाइट्रोजन आर्गन होती है हमारी। जैसे ये गर्म होता है, ये गैसेस ग्लो होनी शुरू हो जाती है, जिसका ग्लो हमको पूरे के पूरे संसार में दिखाई देता है, इसका ग्लो हमको पूरे घर में अपने दिखाई देता है अगर ये बल्ब हम लगा देते तो, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, दैट इज इट, बस 3880 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का इसका दैट इज इट हुआ है, अभी खत्म। 3880 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जरूर याद रखना, टंगस्टन का बना होता है, नाइट्रोजन आर्गन अंदर होती है, ठीक है। नाइट्रोजन आर्गन भी कैसे, इनएक्टिव, यानी कि एक्टिव नहीं होती, सिंपल, जैसे सिंपल गैस होती है N2 Ar2, आर्गन सिंपल होता है, इस तरीके से गैसेस भरी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद होती है हमारी प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, वो तो तुम्हें पता है यार, उसके अंदर अलॉय की प्रेस होती है, वाटर या हीटर वगैरह होते हैं, अलॉय के होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हीटर्स वगैरह अलॉय के क्यों बने होते हैं, क्योंकि यार अलॉय ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होती है, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा देर टेक पाता है, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता, मेन रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करता है और इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, जिसके कारण अलॉय के अंदर क्योंकि काफी सारे हमने मेटल मिक्स कर दिए हैं इसी कारण, ठीक है भाई। मैं क्या जो मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, अगर आप मेरी शुरू स्टार्ट तक अब तक ढंग से समझते हुए आए हो। तो भाई सबसे लास्ट चीज आती है हमारी इलेक्ट्रिक पावर, ये लास्ट है। एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगा जरूर एंड में, या फिर तुम लिखोगे, देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा था लास्ट चीज क्या देखी अभी हमने देखे कि हमारे बल्ब हैं, हमारे जितने भी फ्यूजेस वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट भी तो करना है, जो बिलिंग वाले बिल भेज देते हैं किस चीज से भेज देते हैं, वो एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करके लेके जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है हमारा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी लगी कितनी देर में, सिंपल सा वर्क डन पर यूनिट टाइम, सीधा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, रेट ऑफ वर्क डन, या फिर W। और पावर के हमारे सिंबल क्या होता है, P, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, ऐसा यूनिट होती है वॉट, WATT, तुमने पहले भी सुन रही है, W से इसको डिनोट करते हैं, ये वर्क डन है W/T, पावर क्या होता है हमारा W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। बात क्लियर है भाई, यूनिट्स वगैरह भी क्लियर है। अब ऐसा करते हैं इसके फॉर्मूले बनाते हैं।
पोटेंशियल का तुम्हें फॉर्मूला याद हो, W बाय क्यू था हमारा। अगर मैं इसमें से W निकालू तो Q इधर मल्टीप्लाई में, यानी कि VQ इज इक्वल्स टू W, यानी कि W की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, VQ, यानी कि P इज इक्वल्स टू VQ बाय T। Q बाय T हमारा क्या होता है, I, यानी कि VI। फॉर्मूला निकल गया पावर का एक, P इज इक्वल्स टू VI। एक तो ये मिल गया था और एक ये मिल गया, डिराइव करके निकला ये पहला फॉर्मूला हमारा। अब मुझे पता है V इज इक्वल्स टू IR भी होता है, यानी कि V जहां पे लिखा वहां पे हम क्या लिख सकता हूं, IR लिख सकता हूं, यानी कि P इसको डाल देता हूं मैं इधर, P इज इक्वल्स टू V की जगह IR, IR इंटू I, II से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा हमारा I स्क्वायर R। एक और फॉर्मूला मिल गया भाई। सेकंड देखो भाई, पहले मैंने क्या डाली, करंट की वैल्यू, फिर मैंने क्या डाली, पोटेंशियल की वैल्यू। अब मैं डालता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर इसमें से रेजिस्टेंस निकालूं तो V बाय I होता है भाई मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, V बाय R है मेरा रेजिस्टेंस। पोटेंशियल के निकालता हूँ, पोटेंशियल कह रहा हूँ, पावर निकालता हूँ, I की जगह क्या I स्क्वायर, V बाय I लिखता हूँ इसकी जगह, I से I गया, VI आ गया, तो पहले वाला आ गया, दोबारा से थोड़ा बदलते हैं इसको। रेजिस्टेंस की जगह डालते हैं करंट, करंट का क्या होगा भाई, V बाय R डालते हैं करंट की जगह, P इज इक्वल्स टू V बाय R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। एक R से एक R गया, ठीक है, क्या बचेगा हमारा, एक खुद करके देखना, V स्क्वायर, एक R से एक R गया, बचेगा क्या भाई, V स्क्वायर, एक सेकंड में देख लेता हूँ, V बाय R, I की जगह लिखा V बाय R, V स्क्वायर बाय R, एक R से एक R गया, V स्क्वायर बाय एक R बच गया हमारा, ठीक है ना, स्क्वायर बाय एक R बच गया। ये हमारे पावर के तीन फॉर्मूले, यानी कि R इज इक्वल्स टू, P इज इक्वल्स टू, डेरिवेशन नोट वगैरह करना, थोड़ी राइटिंग अजीब सी है, बाकी सारा फॉर्मूला वगैरह लिख के दूंगा, डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखो जितना भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारा पेपर में आता है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन तो मैं एक भी नहीं ले रहा, पहले थ्योरी आप लोग समझ लें, क्वेश्चन के अलग से बनाने के लेक्चर, ठीक है, उसको आप देखना। इलेक्ट्रिक पावर में थोड़ा अंदर घुसते हैं। किलोवाट सुना आपने, किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर। एक चीज होती है किलोवाट आर, जब किलोवाट के साथ आर यानी कि पावर बहुत ज्यादा के साथ जब टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं आर में, तो उसको बोलते हैं एक यूनिट, यानी कि एक किलोवाट आर किसके इक्वल होता है, एक यूनिट। अब आ रहा है, बिल कैलकुलेट करना सिखा रहा है भैया, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। एक किलोवाट किसके इक्वल है, एक यूनिट के, एक किलो यानी कि 1000 मल्टीप्लाई में वॉट, तो ऐसे कैसे चलेगा, मल्टीप्लाई में आर 3600, ठीक है, 36 ओए नीला कर सेकंड में लेके जाऊं ना, 24 मल्टीप्लाई में 60 इंटू 60, ठीक है, एक आर का है तो 60 इंटू 60 काफी है मेरे ख्याल से, 60 इंटू 60 यानी कि 3600। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना कुछ आएगा, इसको लिख देते हैं 3.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 जूल। जूल कहाँ लिखे हो भैया, जूल कहाँ लिखे हो, 1 किलोवाट आर है यार, 1 किलोवाट आर, इसको जूल मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, किलोवाट आर यूनिट कैसे बदल दी मैंने, क्या समझो। पावर क्या था हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम था ना, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, वर्क डन। पावर की क्या होती है हमारी, किलोवाट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइम की क्या है हमारी, आर, किसके इक्वल है, ये जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल, यानी किलोवाट आर हमारी किसके इक्वल होती है, जूल। इस तरीके से लिख दिया मैंने यहाँ पे, यानी कि एक यूनिट के अंदर कितना वर्क डन होता है, 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आर के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। सारी थ्योरी क्लियर हुई, बस इतना ही था हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस लेक्चर में। सारी थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह के लेक्चर जल्दी बना दिए जाएंगे, आपको दिखा दिए जाएंगे, एक ही शॉर्ट में दोबारा से न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको बता दूं, एग्जाम्पल्स खुद करने हैं सारे, सबके सोल्यूशन है, इंडेक्स्ड क्वेश्चंस खुद करने, डाउट लगे तो कमेंट में लिख दो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, फेसबुक पे कर दो, कहीं पे भी कर दो, हर जगह उपलब्ध है, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की और शायद दे भी दें, नहीं तो यार इंटरनेट पे सोर्सेज बहुत है, आप उनसे आंसर ले सकते हो। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल में बोर्ड में काफी बार आ चुके हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो, ठीक है। अगली वीडियो बिल्कुल आपकी क्वेश्चंस के ऊपर ही आने वाली है, जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना कैसे, ठीक है, 2 वीडियोस में पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दूंगा, एक ये वीडियो आ गई, एक वीडियो और आएगी, नीचे नोट जरूर पढ़ना यार, बस इतना काफी आज के लिए, थैंक यू।